इसको पढ़ लिया, फिर यहाँ से पूरी पुस्तक पढ़नी शुरू की, प्रस्तावना भी पढ़ा, सब पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते अंत में ये कवर 3 पे आ गए, इसको पढ़ा, इसको पढ़ने के बाद ये बंद की और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा। इसको कहते हैं कवर टू कवर पढ़ना। ये शौक की बात है, जैसे मैं कोई भी पुस्तक कवर टू कवर ही पढ़ता हूँ एनीवे, लेकिन ये जरूरी नहीं। तो अगर शौक जिसको होगा वो प्रस्तावना पढ़ लेगा। तो वहाँ ये बात लागू नहीं थी, लेकिन कानून के मामले में ऐसा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक अधिनियम में या प्रत्येक कानून में प्रस्तावना दिया ही जाए, परंतु यदि किसी अधिनियम में, किसी कानून में प्रस्तावना दे दिया गया तो वह अधिनियम का अभिन्न अंग हो जाता है। If the preamble has been given in the act, then this becomes an integral part of the act. अभिन्न अंग जिसे भिन्न नहीं किया जा सकता, अर्थात प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य है। बिना प्रस्तावना को पढ़े आप अधिनियम को समझ नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है that preamble of the act is the key to understanding the act. क्यों? जरा इसको देखिए, आखिर हम प्रस्तावना क्यों पढ़ें, इसका लाभ क्या? पहली बात, प्रियम्बल से हमें यह पता लगता है कि ये अधिनियम बनाने वालों की मंशा इस अधिनियम को बनाते समय क्या थी, उनके मन में क्या था, आखिर ये नया कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हमें इससे पता लगेगा। ऐसे कौन से कारण देश के सामने आ गए थे जिनका निवारण आवश्यक हो गया था, ऐसी कौन सी समस्याएं देश के सामने आ गई थी जिनका समाधान आवश्यक हो गया था, वो हमें प्रियम्बल से पता लगेगा। ये कानून किसने बनाया? कानून 2 जगह बनते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, अर्थात संसद या राज्य विधानमंडल। जो सेंट्रल एक्ट्स होते हैं वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाती है, और जो स्टेट एक्ट्स होते हैं वो राज्य विधानमंडल बनाता है। ये सेंट्रल एक्ट है मित्रों, इसे संसद ने बनाया। तो प्रियम्बल से हमें पता लगेगा कि संसद को क्या जरूरत पड़ी थी एक नया कानून लाने की, कौन सी समस्याएं थी, कौन से कारण थे, और संसद की मंशा क्या थी वो पता लगेगा, उद्देश्य क्या थे ये पता लगेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हर अधिनियम में एक अध्याय होता है परिभाषाओं का, एक चैप्टर होता है डेफिनेशंस का। उसमें कुछ शब्दों या वाक्यांशों की परिभाषाएं दी जाती हैं कि ये शब्द या वाक्यांश यदि इस अधिनियम में प्रयुक्त होंगे तो उसका वही अर्थ लिया जाएगा जो यहाँ दिया गया है। कभी कभी उसका डिक्शनरी मीनिंग अलग भी हो सकता है। तो वो परिभाषा केवल उस अधिनियम के लिए होती है, बस। वो अधिनियम बंद कर दीजिए तो आप कोई और परिभाषा जो आपको लेनी लीजिए। हर शब्द या हर वाक्यांश की परिभाषा नहीं की जा सकती, तो जिनकी नहीं की गई है उसका डिक्शनरी मीनिंग लेंगे। ठीक, आगे और पढ़ते हैं। ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ हो, द्विअर्थी, बहुअर्थी। अब देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठाइए, कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जिनका मीनिंग बताने में 18 पेजेस 20 पेजेस लग जाए। इतने अर्थ, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो? तो ये भी हो सकता है कि जब आप इस अधिनियम को पढ़ रहे हो और किसी धारा का इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, कुछ ऐसे शब्द आपको मिले जिनकी डेफिनेशन अधिनियम में नहीं दी है, लेकिन उस शब्द का केवल एक ही अर्थ है, तो कोई समस्या नहीं है। परंतु यदि कोई ऐसा शब्द मिल जाता है जिसके एक से अधिक अर्थ हैं, 2 और 3 अर्थ, तो हम कहते हैं कि देयर इज ए सेंस ऑफ एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी आ गई। अगर ऐसा हुआ, अगर एम्बिग्विटी आ जाती है तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि मैं वही अर्थ ले लूं जो मुझे सूट करता हो। 2 अर्थ हैं, 4 अर्थ हैं, तो जो अर्थ मुझे सूट करता हो मैं वही अर्थ ले लूं। ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैं ऐसा न करूं, इसलिए जब भी कोई भी ऐसा शब्द आपको मिले जिसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है,
परंतु उस शब्द के कई अर्थ हैं, देन आई मस्ट फर्स्ट कंसल्ट द प्रियम्बल, तब मुझे पहले प्रियम्बल को कंसल्ट करना चाहिए और वहां से अधिनियम की मूल भावना का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। अधिनियम की आत्मा का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए और अधिनियम की मूल भावना के विरुद्ध अर्थ नहीं निकालना चाहिए। अधिनियम की जो मूल भावना कहती है तदनुसार ही मुझे अर्थ निकालना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? ये प्रियम्बल का औचित्य। अब आगे नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिनको हम देखेंगे, चंद परिभाषाएं। पहली डेफिनेशन ये है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये अधिनियम का सेक्शन 2A है, हिंदी में कहते हैं समुचित सरकार। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार ये क्या है? यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन या विभाग भारत सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है तो आपके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार होगी भारत सरकार या केंद्र सरकार। परंतु यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन किसी राज्य की सरकार के अधीन कार्य करता है तो आपके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी उस राज्य की सरकार। तो जो हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं, आपके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार क्या होगी? स्टेट गवर्नमेंट या उत्तर प्रदेश सरकार। ये सबको क्लियर हो गया? आगे ये है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या सक्षम प्राधिकारी। मित्रों एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो शब्द कानून में प्रयोग होता है बिल्कुल वैसा ही आप प्रयोग करेंगे। यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिखा गया है, कॉम्पिटेंट ऑफिसर नहीं। हिंदी में यदि मैं कहूं तो ये सक्षम प्राधिकारी है, सक्षम अधिकारी नहीं। तो सदैव सक्षम प्राधिकारी ही कहिएगा जिस संदर्भ में मैं बात करने जा रहा हूं। ये क्या है? अधिनियम के अनुसार यदि लोकसभा है और किसी राज्य में विधानसभा है तो सक्षम प्राधिकारी होंगे स्पीकर महोदय या महोदया। यदि राज्यसभा है और किसी राज्य में यदि विधान परिषद है तो आप जानते हैं सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। जहां पर बाई कैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर होता है वहीं पर विधान परिषद भी है, परंतु मेरे राज्य उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। यदि राज्यसभा है और किसी राज्य में यदि विधान परिषद है तो सभापति महोदय या महोदया यथास्थिति वो होंगे सक्षम प्राधिकारी। यदि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उच्चतम न्यायालय, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। भारत के मुख्य न्यायाधीश को सक्षम प्राधिकारी समझा जाएगा। यदि कोई हाई कोर्ट है तो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय सक्षम प्राधिकारी होंगे। यदि कोई केंद्र शासित राज्य है तो संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत नामित किए गए प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर वो सक्षम प्राधिकारी होंगे। उनका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे दिल्ली में उन्हें एलजी या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। तो दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है तो वहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी समझेंगे। ये जो जितनी संस्थाएं मैंने आपके सामने रखी ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। अंतर जब वो संदर्भ आएगा तब उसको देखेंगे। वर्तमान में जिस संदर्भ में ये बताया जा रहा है, जिन संस्थाओं के मैंने नाम लिए ये केवल इनके संदर्भ में कहा जा रहा है। जो मैंने नाम लिए लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कोई हाई कोर्ट, केंद्र शासित राज्य, इतने मैंने कहे और ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। हम केवल संवैधानिक संस्थाओं के संदर्भ में अभी बात कर रहे हैं। जब दूसरा संदर्भ आएगा उस समय हम इसे, ठीक है। तो मित्रों सर सक्षम प्राधिकारी कौन कौन से हैं? एक बार और रिपीट करें। एक बार और करूँ, मैं संक्षेप में दोबारा कर देता हूँ। यदि लोकसभा है या किसी राज्य में विधान सभा है तो स्पीकर साहब। यदि राज्यसभा है या किसी राज्य में विधान परिषद है तो सभापति, चेयरपर्सन। यदि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि कोई हाई कोर्ट है
तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, यदि कोई केंद्र शासित राज्य है तो संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत नामित किए गए प्रशासक। ये जितनी मैंने आपके सामने संस्थाएं रखी, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं? इसका बताया गया है। बिल्कुल ठीक है, जिसका उल्लेख भारत के संविधान में है या जो संस्थाएं संविधान द्वारा बनाई गई। तो जो मैंने आपके सामने रखी, क्या संवैधानिक संस्थाएं केवल इतनी ही हैं? और भी हैं, बहुत सी हैं। उनके बारे में अधिनियम कहता है कि जो हमने बता दी उनके हमने आपको सक्षम प्राधिकारी बता दिए, परंतु इसके अतिरिक्त यदि और कोई संवैधानिक संस्था है तो सक्षम प्राधिकारी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दो ही हो सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय यथास्थिति। अब मैं आपके सामने कुछ संस्थाओं के नाम बोलूंगा और आप मुझे उत्तर देंगे कि उनके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या सक्षम प्राधिकारी कौन होंगे। मैं आपके सामने कहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति महोदय होंगे, क्योंकि दो ही होंगे, या तो राष्ट्रपति या राज्यपाल। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये बात आपकी समझ में आ गई। हमने ये दो परिभाषाएं क्यों पढ़ी, इसका रीजन आप समझ लीजिए। प्रत्येक अधिनियम में रूल मेकिंग पावर दी जाती है किसी न किसी अथॉरिटी को। इस अधिनियम में रूल मेकिंग पावर दो जगह है, सेक्शन 27 एंड सेक्शन 28। सेक्शन 27 में रूल मेकिंग पावर है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, और सेक्शन 28 में रूल मेकिंग पावर है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य परिस्थितियों में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार नियम बनाएगी अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, परंतु एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार के बनाए हुए नियम संवैधानिक संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे। संवैधानिक संस्थाओं के लिए उनके नियम उनके सक्षम प्राधिकारी बनाएंगे और वो नियम वहां लागू होंगे। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक नियमावली बनाई है 3 दिसंबर 2015 को। क्या ये नियमावली उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय पर लागू होगी? नहीं होगी, क्योंकि विधानसभा के लिए उनकी नियमावली बनाने का अधिकार उनके स्पीकर को। उन्होंने अपनी नियमावली बना रखी है। दोनों नियमावलियां अलग अलग हैं, कुछ अंतर भी है, शुल्क में भी अंतर है, आवेदन शुल्क में भी अंतर है। जो आवेदन शुल्क हमारे लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है वो 10 रुपया मात्र है, लेकिन विधानसभा के लिए वो 10 रुपया नहीं है, 500 रुपया मात्र। क्योंकि जो अथॉरिटीज है वो अलग अलग है, तो नियम अलग अलग हो सकते हैं और कहीं कहीं है। इतनी बात स्पष्ट है? आगे चलें, नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ये डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन की या सूचना की, ये सेक्शन 2F है और ये अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। क्योंकि हम सूचना का अधिकार की बात कर रहे हैं, अब हम देखेंगे कि अधिनियम के अनुसार सूचना क्या है। एक बार पुनः आपको याद करा दूं कि ये परिभाषाएं केवल इस अधिनियम के लिए हैं। सूचना की ये परिभाषा केवल इस अधिनियम के लिए। सामान्य जनजीवन में आप सूचना से जो भी समझते हो वो ठीक है, लेकिन जब आप इस अधिनियम को देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए उस परिभाषा को भूल जाइए फॉर सम टाइम। एक और अधिनियम है IT एक्ट 2000, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। उसमें भी सूचना की एक परिभाषा है, लेकिन वो परिभाषा इस परिभाषा से भिन्न है। अर्थात ये परिभाषा इस अधिनियम के लिए है और वो परिभाषा उस अधिनियम के लिए। जब आप वो अधिनियम पढ़ेंगे तो वहां की परिभाषा लेंगे, ये अधिनियम पढ़ेंगे तो यहाँ। तो इसको हम ध्यान से समझें। मित्रों, इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम इंटरप्रिटेशन के 3 प्रिंसिपल्स को पहले समझें। प्रिंसिपल बहुत सारे हैं इंटरप्रिटेशन के, हम केवल 3 देखेंगे तो ये समझने में आसानी होगी ये परिभाषा, और ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, इस पर समय भी देंगे। पहला सिद्धांत, मीन्स। यदि किसी डेफिनेशन में डेफिनेशन बताते समय या अर्थ बताते समय मीन्स शब्द का प्रयोग होता है तो उसका मीनिंग होता है मीन्स के आगे जो भी शब्द आ रहे हैं पहले पंक्चुएशन मार्क तक
उतना मीनिंग होता है, पहली बात। दूसरी बात, मीन्स कहकर जो मीनिंग बता दिया वो हार्ड एंड फास्ट होता है, अर्थात वो अर्थ बदल नहीं सकता उस संदर्भ में। जो कह दिया वही रहेगा, बदलाव नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए यदि मैं कहता हूं कम मीन्स आना और गो मीन्स जाना, तो इसका अर्थ हार्ड एंड फास्ट है। जब भी मैं कम कहूंगा वर्तमान संदर्भ में, तब तक कम का मतलब केवल आना होगा और गो का मतलब केवल जाना होगा। कहां से आना ये नहीं पता, कहां जाना ये भी नहीं पता। कम का ये मतलब नहीं होगा कि स्कूल से आना, कॉलेज से आना, कार्यालय से आना, बाजार से आना, मंदिर से आना, मस्जिद से आना, ये नहीं होगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कम मीन्स ऑफिस से आना और गो मीन्स ऑफिस जाना, तो अब यार फिक्स हो गया। तो अब मैं जब भी कम कहूंगा तो इसका मतलब होगा ऑफिस से जाना, इसका अर्थ बाजार से आना नहीं हो सकता, कहीं अन्यत्र स्थान से आना नहीं हो सकता, केवल और केवल ऑफिस से आना ही होगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। और जब भी मैं गो कहूंगा तो इसका अर्थ केवल इतना होगा कि ऑफिस जाना, इसके अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही? तो मीन्स जब भी आएगा तो आप समझ लेंगे कि एक तो इसका अर्थ पहले पंक्चुएशन मार्क तक है और दूसरा ये हार्ड एंड फास्ट है, इसमें तनिक भी बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा, किसी भी डेफिनेशन को विस्तार देने के दो तरीके होते हैं। एक होता है इंक्लूसिव मेथड और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड जब प्रयोग होता है तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, और जब एक्सक्लूसिव मेथड होता है तो शब्द प्रयोग किया जाता है एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। तो मेथड होगा इंक्लूसिव, एक्सक्लूडिंग। ठीक, ये भैया लाइट बंद कर दीजिए, अभी बंद करते हैं, थोड़ी देर जल्दी। इसके बाद इंक्लूसिव मेथड में एक निश्चित दायरा होता है, ये दायरा है, इसमें जो इन है बस वही इंक्लूसिव। हम कहते हैं इंक्लूडिंग दिस 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 एंड दिस नथिंग एल्स। जो लिस्ट बता दी गई उसमें ना कुछ ऐड हो सकता है और ना ही कुछ डिलीट हो सकता है। एक्सक्लूसिव मेथड में कहते हैं एक्सक्लूडिंग दिस 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 एंड दिस एवरीथिंग अंडर द सन। इसको और इसको छोड़ते हुए दुनिया का सब कुछ। एक उदाहरण देते हैं उसे समझें। मान लीजिए कि आपका गला खराब हो गया और आप किसी होम्योपैथ के पास आ गए। देखिए, होम्योपैथ से कोई पूर्वाग्रह नहीं मुझे, सामान्यतः देखा गया कि जो पुराने होम्योपैथ रहे हैं वो परहेज जरा ज्यादा बताते रहे हैं, जो अभी यंगस्टर्स शायद नहीं इतना बताते होंगे परहेज। तो आपका गला खराब हुआ, आप एक पुराने होम्योपैथ के पास पहुंचे, दवा लेने के बाद आपने कहा डॉक्टर साहब एक सवाल पूछना है। उन्होंने कहा बताइए। आपने कहा डॉक्टर साहब ये बताइए कि मैं क्या खा सकता हूँ, मैं क्या खा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई क्या खा सकते हो, नोटबुक लाए? तो वहां तक लाए, निकालिए। आपने नोटबुक निकाली, लिखना शुरू करिए। 18 दालें लिखा दी, 25 फल लिखा दिए। अरे डॉक्टर साहब कितना, जैसा सवाल है वैसे जवाब लिखो। 118 पे जाके रुके। 118 पे रुके कि बेटा इतना खा सकते हो। अब क्या करना है आपको, जब भी आपकी कुछ खाने की इच्छा हो अपनी नोटबुक निकालिए, देखिए 118 में है तो खा लीजिए, और 118 में नहीं है तो मन से रह जाइए। अच्छा, डॉक्टर साहब एक चीज और कर सकते थे, वो ये कह सकते थे कि बेटा अगले 10 दिन तक खट्टी चीज और ठंडी चीज छोड़ करके बाकी सब खाओ, ये कह सकते थे। तो जो पहला तरीका जो 118 चीजें लिखा दी उन्होंने, दिस इज इंक्लूसिव मेथड। अब 118 में 119 नहीं हो सकता और ना ही 117 हो सकता, तो 118 फिक्स। और जो दूसरा मेथड उन्होंने कहा कि अगले 10 दिन तक ठंडी चीज और खट्टी चीज छोड़कर बाकी सब खाओ, दिस इज एक्सक्लूसिव मेथड। इसको छोड़ते हुए चाहिए। तो मित्रों, पहुंच किसकी ज्यादा होगी, इंक्लूसिव की या एक्सक्लूसिव की? एक्सक्लूसिव। तीसरा सिद्धांत जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ये जब इनहेरिटेंस आप सुनते हैं तो कुछ संपत्ति जैसी चीज आपके दिमाग में आती है, जब उसने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को या फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया, आती है। जब मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ तो स्वयं को रोक नहीं पाता हूँ कि इसमें लॉ के अलावा कुछ और भी ऐड कर दूँ। वो भी मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा।
प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है। दुनिया में हर चीज की प्रॉपर्टी होती है, इसको हम इस्तेमाल भी करते हैं। व्हाट इज माई प्रॉपर्टी? क्या केवल रुपया, पैसा, धन दौलत ही संपत्ति है या प्रॉपर्टी है, या इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी है? और कुछ देखिए, हाँ आप सही कह रहे हैं। देखिए अक्सर आपने सुना होगा कि भाई वो सज्जन, वो साहब जो बड़े सज्जन है, फिर इनके पिताजी भी बड़े सज्जन थे, मैं वो बड़ा बदमाश है, इनका पिताजी और बड़े बदमाश थे। तो जो भी प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होगी अगली जनरेशन में, केवल रुपया, पैसा, धन दौलत ही नहीं है, स्किल भी होती है। स्किल भी होती है। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं अपनी अगली जनरेशन को क्या ट्रांसफर करने के लिए छोड़ के जाने वाला हूँ, जाना तो है, और जो मेरी अगली जनरेशन है वो इनहेरिट भी करेगी। अगर आप किसी को 10,000 रुपये देना चाहते हैं तो आपकी जेब में पहले 10,000 रुपये होने चाहिए। यू मस्ट एक्वायर 10,000 रुपीज फर्स्ट, तभी तो आप दे पाएंगे किसी को या अपनी अगली जनरेशन को, और अगर नहीं है तो नहीं दे पाएंगे। 100 रुपया तो वही इनहेरिट होगा, आगे जाएगा। हमने अभी देखा कि प्रॉपर्टी में जो आपके गुण हैं, संस्कार हैं, वो भी आगे जाते हैं। तो अब आपके लिए विचार के लिए एक प्रश्न, एक बिंदु रख देते हैं कि अगली जनरेशन को हम क्या देके जाने वाले हैं। जो देना चाहते हैं उसको एक्वायर करिए, पहले उसको अपनी प्रॉपर्टी बनाइए, तभी वो इनहेरिट होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली जनरेशन ईमानदार बने, आप चाहते हैं कि आपकी संतान ईमानदार बने, तो ये प्रॉपर्टी पहले एक्वायर करनी पड़ेगी, तभी वो इनहेरिट होगी, वरना नहीं होगी। अगर मैंने बेईमानी इख्तियार कर ली है तो यही प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी। अगर ईमानदारी देना चाहता हूँ तो ईमानदारी को पहले खुद एक्वायर करना होगा, तभी आगे जाएगी। जो भी चीज़ है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान शराब न पिए तो मुझे शराब नहीं पीनी होगी। अगर मैं छिप के पीता हूँ तो वो भी छिप के पी लेगा। वो जान जाएगा कि मेरा बाप छिप के पीता है, मैं भी जानता हूँ मेरा बेटा छिप के पीता, पता सबको लग जाता। तो जो भी आप अपनी अगली जनरेशन को सौंप के जाना चाहते हैं उसको एक्वायर करना पड़ेगा पहले। आप चाहते हैं कि आपका बेटा हमेशा सच बोले, ये संपत्ति एक्वायर करना पड़ेगी। आप चाहते हैं आपका बेटा कभी गाली न बके, तो फिर ये संपत्ति पहले एक्वायर करनी पड़ेगी। जो आपकी संपत्ति होगी वही आगे जाएगी। अब वापस आते हैं कानून पर। यहाँ पे क्या कहता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं कि प्रत्येक एक्ट पर भी लागू होता है, जीओस पर भी लागू होता है, शासनादेशों पर भी लागू होता है। इस नियम के अनुसार अगली पंक्तियां या अगले अनुच्छेद पिछली पंक्तियों या पिछले अनुच्छेदों के मीनिंग को इनहेरिट करती है। फिर से दोहराता हूं, अगली लाइंस या अगले पैराग्राफ्स पिछली लाइंस या पिछले पैराग्राफ्स के मीनिंग को इनहेरिट करती हैं। अर्थात जब आप अगली लाइंस या अगले पैराग्राफ्स, अगली पंक्तियां या अगले अनुच्छेद पढ़ेंगे तो पिछली पंक्तियों या पिछले अनुच्छेदों के अर्थ को भूले बिना पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि अगली पंक्तियां पढ़ते जाएं और पिछली पंक्तियों और पिछले अनुच्छेदों के अर्थ को मिटाते चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। पिछली पंक्तियों और पिछले अनुच्छेदों के अर्थ को अगली पंक्तियों और अगले अनुच्छेदों पर लागू करते हुए आगे बढ़ेंगे, जब तक कि उसका कोई स्पष्ट कॉन्ट्रडिक्शन न आ जाए। जी हाँ, जी हाँ, सही सही कह रहे हैं। ये बात आप समझते हैं कि ये 3 प्रिंसिपल्स हैं, तो बहुत से, ये मुख्य रूप से 3 जो हम प्रयोग करेंगे, इसलिए मैंने इनका उल्लेख किया। अब इन 3 सिद्धांतों को लागू करते हुए इस डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। देखिए, जिस शब्द या वाक्यांश की डेफिनेशन दी जाती है उसे कोट्स में लिखते हैं। यहां हम इंफॉर्मेशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन कोट्स में लिखा है। इंफॉर्मेशन मीन्स, मैं पढ़ रहा हूं, इंफॉर्मेशन मीन्स, तो मीन्स शब्द आते ही आपने क्या समझा? अर्थ। एक तो अर्थ होगा पहले पंक्चुएशन मार्क तक, और दूसरा वो अर्थ होगा हार्ड एंड फास्ट। तो क्या निश्चित होगा? क्या हुआ? इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। यहाँ का लग गया, तो इसका मीनिंग इतना हुआ, एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, और ये हार्ड एंड फास्ट मीनिंग। फॉर्म को भी थोड़ी देर बाद देखते हैं।
तो यहाँ से ये स्पष्ट हुआ, क्योंकि ये निश्चित अर्थ है तो सूचना होने के लिए सामग्री होना अनिवार्य है। अर्थात जो चीज सामग्री नहीं है वो सूचना नहीं हो सकती, ये अनिवार्य शर्त है। मीन्स करके बता दिया। अगर आप मुझसे ये पूछें कि आप इस संबंध में क्या सोच रहे हैं, आपका विचार क्या है, आपका अभिमत क्या है, व्यक्तिगत मुझसे पूछ रहे हैं, क्या आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से आप मेरे मस्तिष्क में हाथ डालकर कोई सामग्री निकाल लें? कैन यू डू दिस? नहीं। आप दुनिया का बड़े से बड़ा सर्जन ले आइए, क्या मुझे कर लेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी चिंतन प्रक्रिया सामग्री नहीं है। माई थिंकिंग प्रोसेस इज नॉट ए मटेरियल थिंग। तो क्या है मेरी चिंतन प्रक्रिया? माई थिंकिंग प्रोसेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। जो मेरी चिंतन प्रक्रिया है वो एक अमूर्त अवधारणा है, वो सामग्री नहीं। सिंपल थ्योरम हो गई। क्योंकि मेरी चिंतन प्रक्रिया अमूर्त अवधारणा है इसलिए वो सामग्री नहीं है, और क्योंकि वो सामग्री नहीं है इसलिए वो सूचना भी नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। यहां तक बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा इंक्लूडिंग, अर्थात इसको विस्तार जो दिया जा रहा है वो इंक्लूसिव प्रकार से दिया जा रहा है। एक निश्चित लिस्ट होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, ना कुछ ऐड हो सकता है ना डिलीट हो सकता है। अब जरा आगे देखिए, इन्होंने कहा इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स। अगले जो दो शब्द हैं ये जरा खतरनाक है। ओपिनियंस, एडवाइसेस। हमने देखा कुछ लोग जब आवेदन करते हैं तो इसकी फोटोकॉपी साथ में लगा देते हैं। कह रहे हैं हम आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं, कौन सा गुनाह कर रहे था, आपकी एडवाइस पूछ रहे हैं, लिखा तो है इसमें लिखा एडवाइस, तो मैं एडवाइस पूछ रहा हूँ, क्या दिक्कत है साहब आपको, क्यों आपत्ति है? आपत्ति है। आपत्ति इसलिए कि जो तीसरा प्रिंसिपल है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसको लागू करिए। पिछली पंक्ति का अर्थ अगली पंक्ति पर लागू करिए। जो हार्ड एंड फास्ट मीनिंग है वो क्या है? इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल। तो अब इसको अगली पंक्ति पर लागू करते हैं, इंक्लूडिंग के आगे, अर्थात रिकॉर्ड्स जो मटेरियल हैं, डॉक्यूमेंट्स जो मटेरियल है, मेमोज, ईमेल्स जो मटेरियल है, ठीक उसी प्रकार से ओपिनियन और एडवाइसेस जो मटेरियल है, अर्थात जो पत्रावली पर आ गया वो मटेरियल बन चुका। अगर आप अपने लीगल एडवाइजर से अगर लीगल एडवाइस लेते हैं, पत्रावली पर आ चुकी है, किसी अन्य अधिकारी का अभिमत लेते हैं, पत्रावली पर आ चुका है, तो वो मटेरियल बन चुका। लेकिन जो अभिमत, जो सलाह अभी मेरे मस्तिष्क में ही कुलबुला रही है, मेरी कलम की नोक पर अभी तक नहीं आई है, वो मटेरियल नहीं बना, इसलिए वो सूचना की श्रेणी में नहीं आएगा। इतनी बात स्पष्ट है। अब आगे चलते हैं। ये चौथी लाइन में आइए, कह रहे हैं डेटा मटेरियल हैंड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एक बात और स्पष्ट करते हैं, ये जो डेटा शब्द है, हमारे कुछ मित्र इसे डाटा पढ़ते हैं, वो गलत है। इसको डाटा मत कहिए, और वो अगर प्लूरल कहना होता तो डाटास कह देते हैं, तो उसको हमेशा डेटा कहिए, और ये प्लूरल है। डेटा ही कहिए, डेटास भी नहीं कहिए। डेटा दिस इज प्लूरल। सिंगुलर होता है डेटम, DATUM, और प्लूरल होता है डेटा। हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में इंटरचेंजेबली डेटा यूज करते हैं, सो ऑलवेज से डेटा, ठीक है, नेवर से डाटा। ठीक। अब जब हमने कहा डेटा मटेरियल, तो ये डेटा सुनते ही आपको क्या लगता है कि ये क्या होता है? लेकिन जरा समझ का विज्ञान कैसे काम करता है इसको देखते हैं। हम समझते कैसे हैं, फिर हम इसकी समझ आपको बढ़ाएंगे। ये साहब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, काऊ आप समझ गए? काऊ समझ गए सर। गाय आप समझ गए? ये भी समझ गए सर। शंकर जी ये भी समझ, आज सब समझदारी मिल रहे हैं सर। शिंगैन आप समझे? ये नहीं समझे। इसका ये मतलब नहीं कि समझदार नहीं है, ये मतलब नहीं है। क्यों नहीं समझे अभी देखते हैं। सर मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता दूं कि स्पेनिश में गाय को शिंगैन कहते हैं। ठीक। अब मैं आपसे कहता हूँ शिंगैन, आप समझ गए? अब ये समझ गए। तो क्यों ऐसा हुआ? देखिए हमारे मस्तिष्क में ना हिंदी है ना अंग्रेजी, वहां केवल चित्र बनते हैं।
अगर चित्र बन गया तो आप समझ गए, और अगर चित्र नहीं बना तो आप नहीं समझे। जब मैंने आपको काऊ कहा तो एक चौपाई का चित्र बन गया, आप समझ गए। उनको गाय कहा तो उनका भी चित्र बन गया, समझ गए। शंकर जी कहा तो जटाधारी साहब आ गए, वो भी समझ गए। इनको शिंगेन कहा तो इनका कोई चित्र नहीं बना, इसलिए नहीं समझे। हमने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, तो जो चित्र आपके मस्तक पटल पर बना था वही इनके मस्तिष्क पटल पर बन गया, और ये भी समझ गए। तो अगर हम समझाना चाहते हैं और आप समझना चाहते हैं, तो अगर हम चित्र बनाने में सफल हैं और आप चित्र खिंचवाने में सफल हैं अपने मस्तिष्क में, तो आप समझ जाएंगे। चित्र नहीं बना तो नहीं समझेंगे। और अगर अंडरस्टैंडिंग को डीप करना है, समझ को बढ़ाना है, तो जो चित्र बन रहा है उसके रंगों को गाढ़ा करिए। धीरे धीरे फेड हो जाता है, तो आपके मस्तिष्क में बनने वाले चित्र, उनमें जितना गाढ़ा रंग भरा होगा उतनी देर में फेड होंगे। इसी को कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग को डीप कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहे हैं, अर्थात आप अपने मस्तिष्क में बनने वाले चित्रों में रंगों को गाढ़ा कर रहे हैं। करेक्ट। अब हम देखें, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डेटा मटेरियल से आप क्या समझे, तो जो चित्र आपके मस्तिष्क में बन रहा है वही मुझे बता दीजिए, वही आप समझे। कोई चित्र बनता, मैंने कहा डेटा, आप कार्यालय में काम करते हैं, कोई चित्र बनता है, वो बता दीजिए। जी आंकड़े, आंकड़े, ठीक, इनका चित्र ये बना, और किसी का, ठीक है। जो जो चित्र बन रहा है वो बता दीजिए। जैसे आपका चित्र बन रहा है कि साहब कुछ टेबल बनी हुई है, उसमें कॉलम बने हैं, उसमें फील्ड्स हैं, उसमें आंकड़े भरे, सामान्य ये चित्र बनता है। तो हम इसमें कुछ ऐड कर देना चाहते हैं। दिल्ली के मशहूर आरटीआई का कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट श्री सुभाष अग्रवाल, अक्सर उनका गौरव नाम था, उन्होंने डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सूचना के अधिकार में सूचना मांगी। उन्होंने कहा कि साहब जन लोकपाल के लिए, ये आपको जन लोकपाल का आंदोलन याद आ गया जो श्री अन्ना हजारे के मार्गदर्शन में चल रहा था। उन्होंने कहा कि जन लोकपाल के लिए एक ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। ज्वाइंट इसलिए कि आधे लोग सरकारी थे, आधे गैर सरकारी थे। जो ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, मेरी जानकारी में आया है कि उस ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी की कई बैठकें हुई, लेकिन उन बैठकों के कार्यवृत्त को लिखा नहीं जाता था, बल्कि उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा कि मुझे सभी मीटिंग्स के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में जो कार्यवृत्त हैं, उन सभी टेप्स की एक एक प्रतिलिपि चाहिए। शुल्क बता दीजिए, हम जमा कर देंगे। अब साहब इस डेफिनेशन को देखा गया और इसके आधार पर कहा गया कि आपकी जो परीक्षा है वो अधिनियम की धारा 2F के अनुसार सूचना की परिभाषा में नहीं आती, और उन्हें मना कर दिया। सुभाष अग्रवाल ने अपील की, उन्होंने कहा मैंने जो मांगा है वो डेटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अनुसार सूचना की परिभाषा में आता है। पत्रावली कानून मंत्रालय को भेजी गई। कानून मंत्रालय ने अपना अभिमत दिया कि सुभाष अग्रवाल का कहना सही है, और फिर सुभाष अग्रवाल को सभी टेप्स की एक एक प्रति दी गई, उन्हें मिली। तो मित्रों, इतना हम समझ लें कि यदि हम भी अपने कार्यालय में ऐसा करते हैं, अपनी मीटिंग से कार्यरत की ऑडियो रिकॉर्डिंग कराते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग कराते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री बनवाते हैं या कोई जिंगल बनवाते हैं, तो वो भी सूचना की परिभाषा में आएगा और भविष्य में आपसे मांगा जा सकता है। इतना संज्ञान में रखिएगा। मेमोज जो मेमोरेंडम्स आप नहीं करते हैं, ऑफिस मेमो नहीं करते, कार्यालय क्या होता है वही सब समझ। अब आगे चलते हैं। इन्होंने कहा एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी। प्राइवेट बॉडी सामान्यतया सूचना का अधिकार अधिनियम से आच्छादित नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन लगाने के लिए शब्द प्रयोग होता विच, तो एक कंडीशन है, अगर वो पूरी हो तो इनडायरेक्टली प्राइवेट बॉडी से सूचना मांगी जा सकती है। कंडीशन क्या है? विच कैन बी एक्सेस्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अर्थात यदि किसी सरकारी संस्था के पास तब समय लागू किसी अन्य कानून, आरटीआई के अलावा किसी अन्य कानून के अंतर्गत यदि किसी प्राइवेट बॉडी की कुछ सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है, जो उनका एक्ट है, जितना अधिकार है, उस अधिनियम ने उन्हें जितना अधिकार दिया होगा, जितनी सूचना वो उनसे प्राप्त कर सकते हैं, वो सूचना
उस गवर्नमेंट एजेंसी के माध्यम से नागरिक को मिल सकती है। उदाहरण के लिए अगर आप BSNL से सूचना मांगना चाहते हैं तो BSNL एक सरकारी संस्था है जिससे आप सूचना मांग सकते हैं, परंतु यदि आपको टाटा इंडिकॉम, रिलायंस, एयरटेल, एयरसेल या और किसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की सूचना चाहिए तो क्या करें? इस जो मैंने अभी नियम देखा इसके अनुसार ट्राई के पास भी जा सकते हैं। आपको ये देखना होगा कि मुझे जिस डोमेन की सूचना चाहिए उस डोमेन का राइट किस सरकारी संस्था के पास है, ये मुझे देखना होगा। तो यदि आपको टैरिफ या पॉलिसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए देन गो टू ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पर यदि आपको टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, अब टैक्स भी कहिए, यदि इनकम टैक्स से चाहिए देन गो टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को IT एक्ट में जितनी पावर होगी सूचना प्राप्त करने की, उनके माध्यम से यदि अधिनियम के अनुसार देय है तो वो प्राप्त हो सकती है। कई प्रकार के टैक्स हैं, कमर्शियल टैक्स है, कमर्शियल टैक्स के बारे में चाहिए तो उस स्टेट, ये स्टेट सब्जेक्ट है तो उस स्टेट के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाइए। अगर आपको सर्विस टैक्स के बारे में चाहिए देन गो टू सेंट्रल एक्साइज। कुछ इंफॉर्मेशन के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाना पड़ सकता है। ये सब तो आपको ये देखना होगा कि वर्णित परिस्थितियों में ऐसी कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी है जिसके पास उस डोमेन में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, कितनी बात क्लियर हो रही? अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस डेफिनेशन को देखने के बाद हमें स्पष्ट हो जाता है दैट द सिटीजन has the right to ask for the information which has been defined here, but the citizen has no right to ask for your explanation। अर्थात नागरिक को आपसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार है जिसकी परिभाषा हमने यहाँ देख ली, परंतु नागरिक को आपका स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार नहीं है। अर्थात क्या, क्यों, कैसे वाले ऐसे प्रश्न जिनमें औचित्य पूछा गया हो, जस्टिफिकेशन पूछा गया हो, ये नागरिक का अधिकार नहीं। आपके निर्णय की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार नागरिक को नहीं कि आपने यही निर्णय क्यों लिया, आपने ऐसा गलत निर्णय क्यों लिया, ये निर्णय क्यों नहीं लिया, ये कहने का अधिकार नागरिक को नहीं। आपने जो निर्णय लिया वो निर्णय आप उसको मूल रूप में उपलब्ध करा देंगे, क्यों लिया ये नहीं बताना, सही लिया गलत लिया इसका निर्णय वो नहीं कर सकता। जो हमने किया है पत्रावली पर वो नागरिक जान सकता है, लेकिन उसका औचित्य पूछने का अधिकार नागरिक को नहीं कि आपने ये हैंडपंप यहीं क्यों गड़वा दिया, यहाँ क्यों नहीं गड़वाया, किसी चीज के करने या न करने का कारण बताने का अधिकार, कारण बताना, पूछने का अधिकार नागरिक को नहीं। किसी प्रकार का निष्कर्ष निकालना, आशय बताना, अर्थ बताना, व्याख्या करना, विश्लेषण करना, तथ्यों को खोजना और खोजे गए तथ्य नागरिक को उपलब्ध कराना, यह सब भी आपसे अपेक्षित नहीं है। ये सूचना की परिभाषा में नहीं है, किसी प्रकार की व्याख्या नहीं। लेकिन अब व्याख्या करने से क्या हो सकता है? कल हमने देखा, इसकी चर्चा की कि हम सब लोक सेवक है ना, हमारा काम है लोक सेवा। और एक और प्रचलित कहावत है कि वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। देखिए, कार्य ही पूजा का मतलब यह है कि जो सही कार्य है वही पूजा है, जो गलत कार्य है वो पूजा नहीं है। जो गलत कार्य है वो पूजा नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। कहीं हम काम तो कर रहे हैं लेकिन गलत कार्य है वो पूजा नहीं, जो सही कार्य है वही पूजा होगा। ठीक, तो अगर आप जो काम करते हैं इस सिद्धांत के हिसाब से, यदि वर्क इज वर्शिप, तो इसका मतलब आप पूजा करते हैं अपने कार्यालय में आके। अगर मैं पूजा को यज्ञ कहती हूँ तो कोई आपत्ति तो नहीं है, या यज्ञ या हवन करते हैं तो आपको यज्ञ या हवन करना है कि अपने हाथ जलाने हैं। हाथ जलाने, अगर आपने हाथ जला लिए तो कल की पूजा कैसे होगी, अर्थात कल की लोक सेवा कैसे होगी? तो आपको यज्ञ भी करना है और अपने हाथ बचा कर रखने हैं ताकि कल की लोक सेवा कर पाए, कल का यज्ञ कर पाए। तो व्याख्या करने से क्या हो सकता है? उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। उदाहरण पहले अपने स्कूल के समय का लूंगा, फिर कार्यालय पर आऊंगा। जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तो एक दोहा बड़ा मशहूर, वो मेरी पुस्तक में आया, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आप शीतल हो।
तो मेरे जो कक्षा 5 के मेरे शिक्षक थे, उन्होंने जो उसका अर्थ बताया, उन्होंने कहा बेटा इतना मीठा बोलो, इतना मीठा बोलो कि सामने वाला तुम्हारे वशीभूत हो जाए। और मीठा बोलो, उससे क्या होगा, और इनको शीतल करे। ये यहाँ जब शीतल होता है ना, आपका मस्तिष्क अगर शीतल है, उसका मतलब है टेंशन फ्री, तनाव मुक्त। तो उससे क्या होगा, और को शीतल करे, दूसरों को भी तनाव मुक्त रखोगे और स्वयं भी तनाव मुक्त रहोगे। कड़वा बोलोगे तो उसे भी तनावग्रस्त कर दोगे और स्वयं भी तनावग्रस्त हो जाओगे। मीठा बोलो, न तनाव दो न तनाव लो, सामने को भी तनाव, सामने वाले को भी तनाव मुक्त रखो और स्वयं भी तनाव मुक्त रहो। ये मीनिंग बताया कक्षा 5 में, कोई गलती इसमें? संयोग से यही दोहा कक्षा 8 में फिर आ गए। और कक्षा 8 के टीचर ने कहा किसी बच्चे को इसका अर्थ पता है? मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा हाँ साहब मुझे याद है। कहा बताओ बेटा। मैंने वही अर्थ बता दिया जो थोड़ी देर पहले आपके सामने रखा, जो कक्षा 5 के मेरे अध्यापक ने बताया था। उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा नहीं बेटा ये नहीं है, ये पोएट्री है, पोएट्री, इसमें कला होती है। इतना सिंपल मीनिंग नहीं है बेटा, इसमें कला है, अर्थ हम समझाते हैं। उन्होंने कहा देखिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। उन्होंने कहा जो पहली लाइन है उसके लास्ट पार्ट का अर्थ हम पहले करेंगे, जो उसका अंतिम अंश है उसका पहले अर्थ करेंगे, यानी मन का आपा खोए का मीनिंग हम पहले बताएंगे, तब ऐसी वाणी बोलिए। ठीक है साहब बताइए। उन्होंने कहा पहले मन का आपा खोए। मन का आपा खो दो बेटा पहले, और मन का आपा खोने के बाद ऐसी वाणी बोलिए। हम वो चक्के रह गए, हमने कहा समझ में नहीं आया। कहा तुम्हें मन का आपा खोना आता है? अभी नहीं आता। अच्छा आप पढ़ते हैं, अभी सीखा नहीं था। कहा हम सिखाते हैं। उन्होंने कहा देखो बेटा मन का आपा खोने का मतलब यह है कि मन जो है ये बड़ा अहंकारी होता है, इसी को मन का आपा कहते हैं। इस अभिमान को ही मन का आपा कहते हैं। पहले इसको खो दो, पहले इसे त्याग दो। और उन्होंने कहा त्यागने के लिए बेटा तुम्हें अपनी औकात याद रखनी जरूरी है। तुम अपनी औकात जानते हो? अपने करने की क्या तुम्हें पहले तुम्हारी औकात बता दें। अक्सर कहा जाता है कि अपने टीचर की बात याद रखनी चाहिए, लाभ होता है। मैं महसूस करता हूँ मैंने अपने कक्षा 8 के टीचर की बात जब तक याद रखता हूँ तब तक मैं सही दिशा में चलता हूँ, और जिस दिन अपने कक्षा 8 के उस अध्यापक की बात को भूलता हूँ उसी समय मुझसे गलती होती है, उसी समय मुझसे गलती होती है। तो उन्होंने कहा कि बेटा औकात समझ लो। उन्होंने मुझे मेरी औकात याद दिलाई उसी दिन। उन्होंने कहा बेटा देखो ऐसा आपा खोने के लिए औकात याद रखनी जरूरी है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी औकात ये है कि न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। ये बेटा मिट्टी है, हजारों लाखों आए चले गए, उनका नामो निशान नहीं, वो मिट्टी है। मिट्टी तो है, ये बता रही है यहाँ एक दिन ये आया था, एक दिन ये आया था। ये माटी सभी की कहानी कहेगी। तुम्हारी जो वैल्यू है इस मिट्टी से बहुत 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 कम है। ये है तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा, ये मिट्टी रहेगी। तुम्हारी औकात इस मिट्टी से कम है बेटा, जितना समझ लो। समझ गए? हम समझ गए, समझो। उन्होंने कहा औकात को याद रखोगे तब आपा खो पाओगे, और जब आपा खोगे तब बोलोगे। अब आप एक स्थिति में पहुंच गए, इस स्थिति में जो बोलेंगे क्या गलत बोलेंगे? तब ऐसी वाणी बोलिए। अगर इस स्थिति में रहेंगे और ऐसी वाणी बोलेंगे तो कैसी बोलेंगे? उससे तो फिर औरत को भी शीतल करे, शीतल हो। एक कक्षा के टीचर ने बताया, इसमें सर कोई गलती नहीं। संयोग से अभी कुछ माह पहले स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट कालाकाकर हाउस में मेरा एक लेक्चर था, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारी थे। ये मैंने 2 अर्थ बताए और उसके बाद अधिकारियों से कहा कि यदि आप में से कोई तीसरा अर्थ बताना चाहे तो स्वागत है। एक अधिकारी ने हाथ रखा, कैसा हम भी बताना चाहते हैं? उसका ठीक था, एक बड़ा खूबसूरत अर्थ उन्होंने और बता दिया। उन्होंने कहा साहब ये पोएट्री है, हम भी जो पहली पंक्ति है उसके अंतिम भाग का अर्थ पहले करेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन का आपा खोए की बात हम भी पहले करेंगे। उन्होंने कहा कि साहब उसका अर्थ है कि पहले मन का आपा खोए, अर्थात मन का आपा मत खो। अरे हमने क्लास 8 का टीचर कुछ और कह रहा था, आप कह रहे मत खो, तो कह रहा था खो दो। नहीं, हमारा मतलब सुनिए,
उन्होंने कहा कि साहब मन बड़ा चंचल होता है, ये चंचल घोड़ा होता है, ये नटखट बंदर होता है, ये बहुत तेज भाग जाता है। यहाँ बैठे हुए हैं, किसी का मन गोरखपुर चला गया, कोई आजमगढ़ चला गया, कोई लखनऊ चला गया, फिर लौट आया। उन्होंने कहा मन की लगाम को पकड़े रहिए, इसको पहले नियंत्रण में करिए, इसे पहले अनुशासित करिए, मन की लगाम को पकड़िए। नियंत्रण, जब नियंत्रित अवस्था में मन हो, मन को नियंत्रण में करने के बाद तब ऐसी बात बोलिए। जब मन नियंत्रित कर ले, अनियंत्रित मन जब हो तब मत बोलिए। पहले मन को अनुशासित कर लीजिए, नियंत्रित कर लीजिए, उसकी लगाम पकड़ लीजिए, तब फिर ऐसी वाणी बोलिए। उससे क्या होगा, और को शीतल करे। अब इसमें कोई गलती की मीनिंग आपका तीनों सही है। अब अगर कोई आरटीआई तो कहता है कि साहब आपके अभिलेखों में जो दोहा रखा है, ऐसी वाणी बोलिए, इसका आशय क्या है। अगर आप पहला वाला बता देते हैं तो आप पे आरोप लगता है कि आपने भ्रमित करने का प्रयास किया है, इसका आशय ये नहीं है था कि भ्रमित करने का प्रयास किया। अगर आप दूसरा अर्थ बताते हैं तो भी आप पर यही आरोप लगता है, तीसरा अर्थ बताते हैं तो भी यही आरोप लगता है। आरटीआई कहता है कि ये नहीं करना, दोहा चाहिए, मूल रूप में दोहा ले जाइए, अर्थ अपने टीचर से निकलवाइए। करेक्ट। आरटीआई ये कहता है कि सूचना मूल रूप में दी जाएगी, जिस रूप में उपलब्ध है, उसमें कोई मात्रा पाई कमा उसका कुछ चेंज नहीं करना। अगर यदि आपसे कोई पूछता है कि आपके अभिलेखों में जो रखा हुआ है, इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये सब आरटीआई में अपेक्षित नहीं है। सूचना जैसी है जस की तस, बिना मात्रा पाई कमा उसका चेंज किए उठा करके दे देंगे। इतनी बात स्पष्ट है, बात क्लियर है। अगर ये स्पष्ट है, ये अगर परिभाषा कंप्लीट समझ में आ गई हो तब हम आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट बॉडी सामान्य रूप से आरटीआई से आच्छादित नहीं होती, लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन विच से होती है। अगर किसी सरकारी संस्था के पास किसी प्राइवेट बॉडी पर उनके कानून के अनुसार कुछ इंफॉर्मेशन पाने का अधिकार है, तो उतनी इंफॉर्मेशन जो उस प्राइवेट बॉडी को उनके कानून के अनुसार पाने का अधिकार है, वो उस सरकारी संस्था के माध्यम से आपको मिल सकती है। आप सीधे सीधे प्राइवेट बॉडी को एप्लीकेशन नहीं देंगे, उनका पीआईओ नहीं होगा, आप जो गवर्नमेंट बॉडी है उसके पीआईओ को एप्लीकेशन देंगे। जी आप कुछ कह रहे हैं। कौन सी कंपनी? महारत्न कंपनी, महारत्न कंपनी। देखिए, जो गवर्नमेंट ओवर्ड कंपनी है उसमें तो आप मांग ही सकते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्टली जिस प्राइवेट एजेंसी को उन पर अपने अधिनियम के अनुसार जितना एक्सेस का राइट है उस तरीके से आ सकता है। नियम सिंपल मिल सकता। आगे चले नेक्स्ट। ये इसको बंटवा दीजिए तो ठीक हो जाएगा। ये कुछ लोग मुझसे